दोस्तों, आपने अक्सर ऐसी कहानियां देखी या सुनी होंगी जहां कोई लड़का किसी लड़की के लिए पागल हो जाता है, उसके लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है। ही फॉलोज हर एवरीवेयर, ही ट्रैक्स हर एवरी मूव। नॉर्मली इसे हम एक वन साइडेड डार्क लव स्टोरी कहते हैं। बट वेट, जस्ट इमेजिन, सोचिए, अगर ये जुनून या ऑब्सेशन सिर्फ एक तरफा न रहे। क्या होगा अगर वो लड़की भी उतनी ही सिरफिरी निकले? जब दो ऐसे लोग आपस में टकराते हैं तो वहां प्यार नहीं होता, वहां सिर्फ डार्कनेस होती है, जहां एहसास नहीं बल्कि एक डेडली मैडनेस जन्म लेती है। इट्स नॉट अ लव स्टोरी एनी मोर, इट्स अ बैटल ऑफ पोजेशन। एक ऐसा रिश्ता जहां आई लव यू एक वादा नहीं बल्कि एक वार्निंग है, जहां एक दूसरे को पाना मकसद नहीं है बल्कि एक दूसरे की रूह पर कब्जा करना ही असली खेल है। यहां कोई मासूम नहीं है, यहां कोई विक्टिम नहीं है, यहां सिर्फ दो शिकारी हैं जो एक दूसरे के प्यार में कैद होना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस डेंजरस राइड? पेश है एक ऐसी कहानी जहां हदें पार नहीं की जाती, हदें मिटा दी जाती हैं। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ मैडनेस। एक सुनसान सड़क के किनारे घना जंगल फैला हुआ था। सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कराहने और बेरहमी से पीटे जाने की आवाजें आ रही थीं। सीन खुलता है एक 16 साल के लड़के पर। सफेद टी शर्ट और साधारण पैंट पहने हुए वो लड़का दिखने में बेहद मासूम लग सकता था, लेकिन इस वक्त उसके इरादे खतरनाक थे। उसके हल्के लंबे और स्टाइलिश बाल बार बार उसके माथे पर गिर रहे थे। उसके चेहरे की तीखी लाइनें और वो शार्प जॉ लाइन उसे किसी मॉडल की तरह आकर्षक बना रही थीं। पर उसकी आंखों में जो था वो आकर्षण नहीं, वो कोरी दीवानगी थी। उसके हाथ में कड़े जैसा एक धातु का टुकड़ा था जिसे उसने हथियार बना लिया था। उसके नीचे एक 26 साल का आदमी जमीन पर तड़प रहा था। वो आदमी लहूलुहान था, उसकी आवाज कांप रही थी। माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, वो गिड़गिड़ा रहा था, दया की भीख मांग रहा था। लेकिन उस लड़के के सिर पर खून सवार था, चेहरे पर एक डरावना और ठंडा गुस्सा। वो बिना रुके उस आदमी के मुंह पर मुक्के बरसाए जा रहा था। हर चोट के साथ वो चिल्ला रहा था, वो मेरी थी, तुमने उसे गंदा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जमीन पर पड़े आदमी का चेहरा अब पहचानने लायक नहीं बचा था। देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं, उसका शरीर बेजान हो गया। लेकिन वो लड़का नहीं रुका। वो एक मरी हुई लाश को भी उसी नफरत के साथ पीटता रहा, जैसे उसके अंदर के गुस्से की आग कभी बुझेगी ही नहीं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक कार जंगल में आकर रुकती है। कई आदमी तेजी से बाहर निकलते हैं। उनके काले कपड़े, सधी हुई चाल और हाव भाव बता रहे थे कि वे साधारण लोग नहीं बल्कि ट्रेंड बॉडीगार्ड्स थे। वे उस लड़के के पास पहुंचते ही जम जाते हैं। मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। एक 16 साल का लड़का एक लाश को जानवरों की तरह मार रहा था। कुछ बॉडीगार्ड्स ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपनी सुर्ख लाल आंखों से उनकी तरफ देखा, वे दहशत में पीछे हट गए। आखिरकार बॉडीगार्ड्स का हेड थोड़ा आगे आता है और बहुत ही धीमी सहमी हुई आवाज में कहता है, सर, बस कीजिए, वो मर चुका है। लड़का अचानक रुकता है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं था। वो सबको अपनी बर्फीली नजरों से घूरते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरा दिमाग और भी ज्यादा सनकी होता जाएगा। फिर भी तुम लोग कुत्तों की तरह मेरे पीछे क्यों घूमते हो? मुझे मेरी जिंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं देते? बॉडीगार्ड हेड अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर, आपकी जान बहुत कीमती है। दादाजी का सख्त हुक्म है कि हम आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करें। लड़का गुस्से से अपने दांत भींचता है। तो फिर आइंदा मेरे सामने मत आना। तुम्हारी आहट भी मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। साफ साफ समझ लो। वो अपनी कलाई से एक टूटी हुई गोल्डन घड़ी निकालता है और बॉडीगार्ड की तरफ उछाल देता है। इसे 24 घंटे के अंदर ठीक करवा कर लाओ। मुझे ये वैसी ही चाहिए जैसी पहले थी। एक खरोंच भी अलग नहीं होनी चाहिए। समझ आया? इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े अंधेरे की ओर बढ़ जाता है। यही है हमारा हीरो अक्षय। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन रुतबा किसी राजा से कम नहीं। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का इकलौता वारिस है। उसकी फैमिली जितनी पावरफुल थी, उसके दुश्मन भी उतने ही ताकतवर थे। जब अक्षय सिर्फ 10 साल का था, उसके माँ पापा एक संदिग्ध कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस हादसे ने अक्षय के अंदर के मासूम बच्चे को हमेशा के लिए मार दिया। वो अकेला रहने लगा, चिड़चिड़ा और बेइंतहा गुस्सैल हो गया। 12 साल की उम्र में उसने अपने दादाजी से साफ कह दिया,
मुझे ये महल, ये बॉडीगार्ड्स और ये रॉयल्टी दम घोटने वाली लगती है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। दादाजी ने एक शर्त रखी। ठीक है, जाओ, लेकिन जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुम्हें कंपनी संभालने वापस आना होगा। अक्षय ने शर्त मान ली और आलीशान जिंदगी छोड़कर बनारस की तंग गलियों में एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगा। उसे लगा था कि यहां उसे सुकून मिलेगा, उसे आज़ादी मिलेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि दादाजी ने उसकी सुरक्षा के लिए साये की तरह बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज उसके पीछे लगा रखी है। अक्षय ये सब जानता था, पर वो उन्हें नज़रअंदाज करता रहा अब तक। लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके इस पागलपन को एक नई दिशा देने वाला था। चैप्टर 2 द साइलेंट स्टॉर्म। जहां एक तरफ अक्षय का पागलपन लहू बहा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बनारस की ही एक तंग गली के एक छोटे से मकान में एक और तूफान आकार ले रहा था। मिलते हैं इस कहानी की फीमेल लीड से सुहाना। उम्र मात्र 13 साल। सुबह का वक्त है। सुहाना अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार हो रही है। उसके सामने उसकी मां अमृता खड़ी है। अमृता के हाथों और पैरों पर नीले निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर ताज़ा कट का निशान है और आंखों में बरसों का जमा हुआ दर्द। लेकिन सुहाना को देखते ही वो अपने होठों पर एक फीकी जबरन मुस्कान ले आती है। सुहाना अपनी मां की हालत देख रही थी। वो अपनी धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहती है, मां, आज आप आराम कर लीजिए, काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अमृता उस दर्द को छुपाते हुए फिर मुस्कुराती है। मैं आराम नहीं कर सकती बेटा, तू स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जा। सुहाना अपनी मां को एकटक घूरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है जो 13 साल की बच्ची में नहीं होनी चाहिए। वो कड़वाहट भरी आवाज में बोलती है, मुझे पता है आप दर्द में हैं। ये नकली मुस्कान मेरे सामने मत बिखेरा कीजिए, इसे देखकर मुझे और ज्यादा दर्द होता है। कहते हुए सुहाना की आंख से एक आंसू टपककर गाल पर गिरता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन, एक्सप्रेशनलेस रहता है, जैसे उसने रोना और हंसना दोनों छोड़ दिया हो। वो अपना बैग उठाती है और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल जाती है। छोटा सा घर, कंधे तक झूलती 2 चोटियां, भूरे रंग की स्कूल ड्रेस और कंधों पर बैकपैक। सुहाना दिखने में किसी गुड़िया जैसी मासूम लगती थी, पर उसकी आंखों के पीछे एक खामोश समंदर हिलोरे मार रहा था। जैसे ही वो स्कूल के पास वाली गली में पहुंचती है, अचानक 3-4 लड़के उसे घेर लेते हैं। उम्र वही 12-13 साल, लेकिन उनकी आंखों में जहर भरा था। एक लड़का ठहाका मारते हुए कहता है, ओ ए, तू यहां पढ़ने आएगी? तेरे जैसी गंदगी हमारे स्कूल में रहेगी तो हम भी गंदे हो जाएंगे। दूसरा लड़का आगे बढ़ता है और सुहाना की एक चोटी को जोर से खींचता है। चोटी तो बहुत लंबी है इसकी, क्यों न इसे काट दिया जाए? तीसरा लड़का अपनी जेब से एक तेज कैंची निकालता है। सुहाना डर के मारे पीछे हटती है और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। वो लड़के दरिंदों की तरह हंस रहे थे और जैसे ही वो उसकी चोटी काटने के लिए आगे बढ़े, तभी सामने से एक छोटी लड़की भागती हुई आती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी स्टिक है। वो कांप रही है, डरी हुई है, पर फिर भी पूरी ताकत से चिल्लाती है, छोड़ दो उसे, यहां से चले जाओ, वरना मैं अभी जाकर प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगी। लड़कों का लीडर गुस्से में गुर्राता है, तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था छोटी। वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और कहती है, भैया, ये सब बंद करो, वरना मैं घर जाकर मम्मी पापा को सब बता दूंगी। अपने घर वालों का नाम सुनते ही लड़कों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लीडर नफरत से सुहाना को देखता है और फिर अपने साथियों को इशारा करता है। वे सब चुपचाप वहां से बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। गली में अब सन्नाटा है। सुहाना अब भी जमीन पर बैठी है। वह उस लड़की को देखती है जिसने उसे बचाया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहाना की अपनी छोटी बहन थी। सुहाना धीरे से खड़ी होती है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ती है। उसके चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है जो अब भी डर से कांप रही थी। सुहाना ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी गली के मोड़ पर खड़ी एक काली कार के शीशे थोड़े नीचे होते हैं। कार के अंदर से कोई इन दोनों बहनों को गौर से देख रहा था। एक जोड़ी आंखें जो सुहाना के उस भावहीन चेहरे को देख रही थीं। कौन था वो? क्या वो अक्षय के बॉडीगार्ड्स थे या फिर कोई और जो सुहाना के इस खामोश पागलपन को पहचान चुका था? सफर तो अभी शुरू हुआ है, जहां एक तरफ खून से सने हाथ हैं और दूसरी तरफ खामोश आंखों में छिपा हुआ इंतकाम। चैप्टर 3 द फर्स्ट एनकाउंटर। जमीन पर गिरी हुई सुहाना अब भी सिसक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें कोई शोर नहीं था। वो धीरे धीरे उठती है,
अपने बिखरे और कुछ कटे हुए बालों को कांपते हाथों से समेटती है और अपने कपड़ों की धूल झाड़ती है। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बस एक पथरीली खामोशी थी। उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जिसने अभी अभी उसे उन दरिंदों से बचाया था। उसने हाथ से वो डंडा नीचे कर दिया। दोनों की नजरें मिलीं। कोई मुस्कान नहीं, कोई थैंक यू नहीं, बस एक अजीब सा मौन। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के दर्द को जानती तो हैं पर कहना नहीं चाहतीं। और फिर बिना एक शब्द कहे दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़ीं। यही सुहाना की फितरत थी, ठंडी, खामोश और भावहीन। क्लासरूम सीन। क्लास में दाखिल होते ही हर आंख सुहाना की तरफ मुड़ी। बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, पर सुहाना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सीट पर बैठ गई और बस खामोशी से बोर्ड की ओर देखती रही। उसे नफरत की आदत हो चुकी थी। लंच का समय हुआ। सुहाना ने अपना पुराना सा टिफिन निकाला। जैसे ही उसने पहला निवाला उठाना चाहा, पीछे से एक लड़की आई और खिलखिलाते हुए उसके खाने में पानी डाल दिया। पूरी क्लास हंसने लगी। वो लड़की मजे लेते हुए बाहर चली गई। सुहाना ने उस भीगे हुए खाने को कुछ पल के लिए घूरा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कसक उभरी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बिना घृणा के वही भीगा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी अन्न का अपमान पाप है और ये खाना उसकी माँ ने अपनी कमर तोड़ मेहनत से बनाया है। उसके लिए माँ का पसीना उस पानी से कहीं ज्यादा कीमती था। दोपहर के 3 बजे स्कूल की छुट्टी। सूरज ढलने की तैयारी में था। सुहाना जानती थी कि घर अभी खाली होगा, क्योंकि उसकी माँ अब भी दूसरों के घरों में काम कर रही होंगी। वह घर न जाकर सीधे एक पुराने गार्डन की ओर मुड़ गई। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी जो सुहाना का ठिकाना थी। वह वहां घंटों बैठी रहती और अपनी उम्र के बच्चों को खेलते, भागते और खिलखिलाते देखती रहती। उनकी खुशियों में वो अपनी उदासी को कहीं छिपा देती थी। लेकिन आज उस बेंच के पास वाली दूसरी बेंच पर कोई और भी था। एक लड़का वहां लेटा हुआ था जिसने अपना चेहरा अपनी बांह से ढका हुआ था। वो गहरी नींद में लग रहा था। सुहाना कुछ पल ठिठकी, फिर दबे पांव चलकर अपनी वाली बेंच पर बैठ गई। कुछ देर गुजरी ही थी कि उस लड़के ने करवट बदली और एक लंबी अंगड़ाई लेकर जाग गया। जैसे ही उसने अपनी बांह चेहरे से हटाई, सुहाना की नजर उस पर पड़ी और वो जैसे सुन्न हो गई। वो लड़का लगभग 16 साल का था। दूध जैसा गोरा रंग, बेहद तीखे नैन नक्श, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और माथे पर गिरते हुए बाल। कपड़े सादा थे, पर उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। वह कोई और नहीं, अक्षय था। वही अक्षय जो कुछ घंटों पहले एक दरिंदे की तरह किसी की जान ले रहा था, इस वक्त किसी फरिश्ते की तरह शांत दिख रहा था। क्षण भर के लिए दोनों की नजरें टकराईं। जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे हवाओं ने चलना बंद कर दिया हो। एक गहरी खामोशी उन दोनों के बीच पसर गई। सुहाना ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। अक्षय के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, लगता है ये जगह तुम्हारी है, इसीलिए तुम मुझे यहां देखकर भी कुछ नहीं कह रही थी। सुहाना अंदर से चौंक गई। उसने सोचा, मैंने तो इसे देखा भी नहीं, फिर इसे कैसे पता चला कि मैं इसे नोटिस कर रही थी। उसने अपनी आवाज को संयत किया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम भी बैठ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इतनी छोटी बच्ची हो तुम, बाकियों के साथ खेल क्यों नहीं रही, यहां बूढ़ियों की तरह क्यों बैठी हो? सुहाना की आवाज में एक अजीब सी परिपक्वता, मैच्योरिटी थी। वो शांत रहकर बोली, मुझे खेलना पसंद नहीं, मुझे बस दूसरों को देखना पसंद है। अक्षय खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था। वो बोला, तुम झूठ नहीं बोल पाती। छोटी बच्ची। सुहाना को बच्ची शब्द चुभ गया। उसने तीखी नजरों से अक्षय को देखा और कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूं। अक्षय की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। उसने झुककर पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सुहाना, उसने धीरे से कहा। अक्षय ने जैसे उसके नाम का स्वाद चखना चाहा। उसने दोबारा पूछा, क्या बोला तुमने? फिर से कहो। सुहाना को थोड़ा गुस्सा आया। वो थोड़ा जोर देकर बोली, सुहाना, मेरा नाम सुहाना है, अब समझ आया? इतना कहकर उसने फिर से सामने देखना शुरू कर दिया। अक्षय उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अपनी जगह पर वापस सीधा हुआ और गुनगुनाते हुए बोला, अच्छा, और मेरा नाम अक्षय है। दोनों एक ही गार्डन में थे, एक ही बेंच के पास। अक्षय को सुहाना की खामोशी भा गई थी और सुहाना को अक्षय की वो डरावनी और रहस्यमयी आंखों वाली सादगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी में तबाही और दीवानगी का कौन सा नया अध्याय लिखने वाली थी। चैप्टर 4 ब्रेड एंड नोटबुक।
सूरज की आखिरी किरणें अब पेड़ों की ओट में छिप रही थीं। अक्षय और सुहाना, दो अजनबी, एक दूसरे के पास बैठे थे। अक्षय ने सुहाना के धूल भरे स्कूल बैग की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सुहाना ने कोई सवाल नहीं किया, न ही कोई हिचकिचाहट दिखाई। उसने बस खामोशी से अपना बैग खोला और उसमें से ब्रेड का एक पैकेट निकालकर अक्षय की तरफ बढ़ा दिया। अक्षय ने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखा। वो एक अरबपति घर का वारिस था जिसने दुनिया के सबसे महंगे पकवान चखे थे, लेकिन उस वक्त उस पुरानी बेंच पर बैठकर वो सूखी ब्रेड उसे दुनिया की सबसे जायकेदार चीज लग रही थी। खाते खाते अक्षय अचानक रुकता है और सुहाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, अपनी एक नोटबुक दोगी? सुहाना ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे घूरते हुए बोली, क्यों दूं? मेरी नोटबुक से तुम्हें क्या काम? अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक हल्की सी शरारती मुस्कान दी और सुहाना के बैग से खुद ही गणित, मैथ्स की कॉपी बाहर निकाल ली। जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसके होठों पर एक हंसी आ गई। तुम बहुत ही बेसिक चीजों में गलतियां कर रही हो सुहाना, अक्षय ने चुटकी लेते हुए कहा। सुहाना को अपनी कमजोरी का मजाक उड़ना अच्छा नहीं लगा। वो खींचकर अपनी कॉपी छीनने की कोशिश करने लगी। मेरी कॉपी वापस दो। अगर तुम्हें सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल अक्षय का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने धीमी आवाज में कहा, मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम्हारा प्लस माइनस तो बिल्कुल सही है, पर तुम फॉर्मूला नहीं समझ पा रही हो। उसने सुहाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पेन दो। सुहाना ने हिचकिचाते हुए पेन उसके हाथ में थमा दिया। अक्षय ने कॉपी पर लिखना शुरू किया। वो एक एक स्टेप को इतनी बारीकी और धीरज से समझाने लगा जैसे दुनिया में उस वक्त सुहाना को पढ़ाने से जरूरी और कोई काम ही न हो। सुहाना, जो अब तक दुनिया से कटी कटी रहती थी, आज पहली बार किसी की बातों को इतने गौर से सुन रही थी। वक्त का पता ही नहीं चला। लगभग 1.5 घंटा बीत गया और सुहाना को एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब अक्षय के करीब आ गई थी। अचानक अक्षय ने पेन से सुहाना के सिर पर हल्का सा टैप किया। रात हो रही है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सुनो, जो आज सिखाया है, रात को 2 घंटे उसे दोहराना, कल फिर यहीं मिलना और मेरे सामने ये सवाल बनाकर दिखाना। सुहाना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। न कोई मुस्कुराहट, न कोई वादा, बस एक अनकही सहमति। उसने अपना बैग उठाया और घर की ओर चल दी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अक्षय उसके पीछे पीछे आ रहा था। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सुहाना ने सवाल किया। अक्षय के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। वो बोला, जब तक तुम सही सलामत घर के अंदर नहीं पहुंच जाती, मैं पीछा करता रहूंगा। सुहाना ने आगे कोई बहस नहीं की और चुपचाप चलने लगी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी, एक पल के लिए पीछे मुड़ी और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बाय। अक्षय ने भी धीरे से जवाब दिया, बाय सुहाना। जैसे ही सुहाना घर के अंदर गई और दरवाजा बंद हुआ, बाहर खड़े अक्षय के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में फिर से वही डार्क और गहरी चमक लौट आई। वो बेचैन हो उठा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जहां धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। वो खुद से बुदबुदाया, मैंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं क्यों, पर इसके साथ रहकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। कितनी क्यूट है ये, बिल्कुल एक लिटिल प्रिंसेस की तरह। अक्षय वहां से मुड़ा और अंधेरे की ओर बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खिंचाव पैदा हो चुका था जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो नहीं जानता था कि ये सुकून जल्द ही एक ऐसी आग बनने वाला है जिसमें वो खुद को और सुहाना को, दोनों को जलाकर राख कर देगा। चैप्टर 5, खामोशी के पीछे छुपी धड़कनें। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। सुहाना अपने बिस्तर पर पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। कमरे में अंधेरा था, पर उसके जहन में आज की मुलाकात की तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो चाहकर भी कोई नाम नहीं दे पा रही थी। आज पहली बार उसने किसी अजनबी के साथ बैठकर बात की थी, उसके साथ सूखी ब्रेड बांटी थी, और सबसे बड़ी बात, किसी ने इतने सब्र के साथ उसे मैथ्स के वो उलझे हुए सवाल समझाए थे। अक्षय, वो लड़का जितना रहस्यमयी था, उसका लहजा उतना ही अपनापन लिए हुए था। सुहाना को अच्छा लग रहा था, पर यह एहसास उसके लिए इतना नया था कि वो डर रही थी। तभी बाहर के लोहे वाले गेट के चरमराने की आवाज आई। सुहाना की तंद्रा टूटी। उसकी माँ अमृता लौट आई थीं। सुहाना तुरंत उठी और बाहर वाले कमरे में चली गई। अमृता की हालत थकी हारी थी, कंधे झुके हुए थे, लेकिन अपनी बेटी को देखते ही उन्होंने अपनी सारी थकान एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा ली। कुछ खाया तुमने?
अमृता की आवाज में वही पुरानी ममता और चिंता थी। सुहाना ने अपने चेहरे पर फिर से वही भावहीन मुखौटा चढ़ा लिया। वो सपाट आवाज में बोली, नहीं मम्मी, अभी नहीं। अमृता ने धीरे से सुहाना के उलझे बालों को सहलाया। उनके हाथों की थरथराहट सुहाना महसूस कर पा रही थी। रुको बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूं, फिर साथ में बैठकर खाते हैं। अमृता रसोई की तरफ कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उनके पैर थम गए। उनकी पीठ सुहाना की तरफ थी। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अमृता की बेहद धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज आई, शायद आज के बाद तुम्हारे पापा इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। ये चंद शब्द जैसे ही सुहाना के कानों से टकराए, उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ खिल उठा। वो आदमी जिसे समाज पिता कहता था, पर जो सुहाना के लिए किसी दुस्वप्न, नाइटमेयर से कम नहीं था, वो हमेशा के लिए जा रहा था। सुहाना के सीने पर बरसों से रखा एक भारी पत्थर जैसे अचानक हट गया हो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि खुली हवा में सांस लेना कैसा होता है। वो चुप रही, पर उसके मन के बंद कमरों में खुशियां चीख रही थीं। अच्छा हुआ, वो शैतान अब यहां कभी नहीं आएगा। अब मां को छिपना नहीं पड़ेगा, अब मुझे डरना नहीं पड़ेगा। शायद अब मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। उसका बोझिल दिल अचानक हल्का हो गया। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी मैथ्स की किताब निकाल ली। वो अक्षय के समझाए गए उन फॉर्मूलों को फिर से दोहराने लगी। आज वो इसलिए नहीं पढ़ रही थी कि उसे अच्छे नंबर लाने थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसे हर सवाल में एक उम्मीद नजर आ रही थी। करीब 2 घंटे तक वो उन पन्नों में खोई रही। फिर किचन से मां की आवाज आई, सुहाना, खाना लग गया है, आ जाओ। सुहाना ने अपनी कॉपी किताबें सहेजकर बैग में रखीं और बाहर आ गईं। आज मां और बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया। कमरे में अब भी खामोशी थी, पर ये वो दम घोंटने वाली खामोशी नहीं थी जो डर से पैदा होती है। आज की चुप्पी में एक सुकून था, एक राहत थी। सुहाना का पिता, वो शख्स जो शराब के नशे में धुत होकर उसकी मां के शरीर पर नीले निशान छोड़ देता था, जो घर की जमा पूंजी दूसरी औरतों पर लुटा देता था, आज उस अध्याय का अंत हो गया था। सुहाना के लिए ये किसी जीत से कम नहीं था। खाना खत्म करने के बाद सुहाना ने अपनी मां की आंखों में देखा। आज पहली बार उसने मां को एक हल्की सी सच्ची मुस्कान दी और कहा, गुड नाइट मम्मी। वो अपने कमरे में गई और जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखें अपने आप मुदने लगीं। आज न तो अतीत के जख्म याद आए और न ही आने वाले कल का डर। यहां तक कि अक्षय का वो तीखा चेहरा भी उसके ख्यालों में नहीं आया। आज बरसों बाद सुहाना बिना किसी डर के एक गहरी और सुकून भरी नींद सो गई। उसे नहीं पता था कि ये सुकून बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। चैप्टर 6, रंगों में कैद जुनून। दूसरी ओर बनारस के एक पॉश इलाके के उस फ्लैट में सन्नाटा पसरा हुआ था। अक्षय अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता, अंधेरे के बीच सुहाना का चेहरा उभर आता। वो छोटा सा, मासूम और नाजुक सा चेहरा, जो गम की धूल में लिपटा हुआ तो था, पर फिर भी किसी टूटे हुए बादल से झांकती धूप की तरह चमकदार था। अक्षय का दिल बेकाबू हो रहा था। उसकी धड़कनें उसे एक ऐसी दिशा में खींच रही थीं जहां से लौटना नामुमकिन था, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि उसे सावधान रहना होगा। सुहाना अभी बहुत छोटी है, बहुत नाजुक है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेइंतहा चाहत सुहाना को डरा दे। वो तो उसे दुनिया के हर डर से महफूज रखना चाहता था। अचानक अक्षय बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसके अंदर की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह कुछ देर तक यूं ही दीवार को घूरता रहा, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। फिर वो तेजी से उठा और दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। उसने अलमारी से एक कैनवास निकाला, उसे स्टैंड पर लगाया और रंगों का डिब्बा खोल दिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। सुहाना का वो चेहरा, उसकी वो खामोश आंखें अक्षय के मन में पूरी तरह बस चुकी थीं। अक्षय की उंगलियां ब्रश के साथ कैनवास पर नाचने लगीं। स्ट्रोक्स के साथ रंग उतरते गए और धीरे धीरे एक चेहरा आकार लेने लगा। सफेद फ्रॉक, चेहरे पर एक हल्की सी मखमली मुस्कुराहट और वो आंखें जिनमें एक पूरी कायनात छिपी थी। करीब 20 मिनट बीते होंगे और ब्रश रुक गया। सामने एक नन्ही सी परी जैसी पेंटिंग तैयार थी। ये महज एक पेंटिंग नहीं थी, ये अक्षय की रूह का आईना था। अक्षय ने बेहद नरमी से अपनी उंगलियां उस पेंटिंग की आंखों पर रखीं। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे वो किसी तस्वीर को नहीं, बल्कि किसी पवित्र वादे को छू रहा हो। कमरे की खामोशी को चीरती हुई उसकी धीमी और भारी आवाज गूंजी, इन आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा सुहाना, कभी नहीं। उसके चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। आंखों में वही डार्कनेस वापस आ गई जो उसने उस जंगल में दिखाई थी। उसने पेंटिंग को देखते हुए आगे फुसफुसाया, और जो भी तुम्हारी आंखों में नमी का कारण बनेगा,
मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से, इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में अब एक खतरनाक सा इरादा था। ये कोई कच्ची उम्र का प्यार नहीं था, ये तो एक गहरी, अंधी और बेकाबू दीवानगी की शुरुआत थी। अक्षय ने खुद से एक ऐसा वादा कर लिया था जिसकी कीमत शायद खून से चुकानी पड़ने वाली थी। चैप्टर 1 अनकही शुरुआतें। आज सुहाना की सुबह रोज जैसी नहीं थी। आज उसकी नींद अलार्म से पहले ही खुल गई थी। उसने खुद को जल्दी जल्दी तैयार किया, अपने बालों को सलीके से बांधा और यूनिफॉर्म की सिलवटें ठीक कीं। नाश्ता खत्म करते ही वो बिना देर किए घर से बाहर निकल गई। उसके कदम आज तेज थे, जैसे दिल के अंदर कोई छिपी हुई उम्मीद उसे आगे की ओर खींच रही हो। कल रात घर में जो शांति हुई थी, उसकी वजह से आज सुहाना के मन का बोझ हल्का था। स्कूल की ओर बढ़ते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ सांस नहीं ले रही, बल्कि थोड़ा सा जी रही है। रास्ते के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नज़र अचानक उसी लड़की पर पड़ी जिसने उस दिन उसे उन बदतमीज लड़कों से बचाया था। वो लड़की तेजी से आगे बढ़ रही थी। चलते चलते उसने अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश की और तभी उसके हाथ से उसका रुमाल नीचे गिर गया। सुहाना ने बिना कुछ सोचे कदम आगे बढ़ाए, नीचे झुककर रुमाल उठाया और आवाज दी, सुनो। लड़की ठिठकी, पलटी और सुहाना को देखते ही हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सुहाना, जो कभी किसी से बात नहीं करती, उसने आज उसे आवाज दी है। उसने शक भरी नजरों से इधर उधर देखा, जैसे ये यकीन कर रही हो कि सुहाना किसी और को तो नहीं बुला रही। सुहाना ने अपनी धीमी और साफ आवाज में दोहराया, मैंने तुम्हें ही बुलाया है। लड़की के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली अपनी ओर करते हुए मासूमियत से पूछा, सच में? मुझे? सुहाना ने बिना किसी खास हाव भाव के बस अपना सिर झुकाया और रुमाल उसकी हथेली पर रख दिया। थैंक यू, लड़की ने धीरे से कहा। सुहाना बस सिर हिलाकर आगे बढ़ने लगी। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, पीछे से लड़की की आवाज आई, अगर तुम चाहो तो क्या हम स्कूल तक साथ चल सकते हैं? सुहाना के कदम रुक गए। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे अपने मन के अंदर चल रही कश्मकश को शांत कर रही हो। फिर उसने बिना पीछे मुड़े धीरे से सिर हिलाकर हां कह दिया। उस लड़की का नाम नैना था। नैना थोड़ी स्टाइलिश थी, हंसमुख थी और काफी बातें करने वाली थी। लेकिन आज सुहाना के साथ चलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार उस पत्थर की दीवार में एक दरार देखी थी जिसे दुनिया सुहाना कहती थी। नैना चलते चलते बार बार सुहाना की तरफ देखती। उसे लगता था कि सुहाना कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिसे अब तक किसी ने पढ़ा नहीं। लेकिन उस खामोशी के पीछे नैना को एक ऐसी दोस्त नजर आ रही थी जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था। सुहाना के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट आई, इतनी हल्की कि कोई उसे देख पाता, उससे पहले ही उसने उसे दुनिया की नजरों से छुपा लिया। दोनों स्कूल पहुंची, क्लास शुरू हुई और दिन अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। लेकिन सुहाना का मन आज किताबों में नहीं था। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती और घड़ी की सुइयों को गिन रही थी। वो बेसब्री से स्कूल खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, अक्षय। उसे अक्षय से मिलना था, उससे अपने मन की बात कहनी थी। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। बस दिल के अंदर एक अनजाना सा खिंचाव था जो उसे उस पुराने गार्डन की ओर खींच रहा था। चैप्टर 8 मीठी डांट और गहराती आदत। स्कूल की आखिरी घंटी बजी और देखते ही देखते पूरा स्कूल शोर शराबे से भर गया। बच्चे अपनी अपनी मस्ती में बाहर निकल रहे थे, लेकिन सुहाना की चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो धीरे धीरे उसी गार्डन की ओर बढ़ी जहां कल वो अक्षय से मिली थी। जैसे ही वो उस पुरानी बेंच के पास पहुंची, उसकी आंखें ठहर गईं। बेंच खाली थी। अचानक सुहाना का दिल भारी हो गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके अंदर की उम्मीद का दिया बुझ गया हो। वो धीरे से बेंच पर बैठ गई और अपनी नजरें जमीन पर टिका लीं। उसके मन में वही पुरानी कड़वी आवाज गूंजने लगी, तू भी कितनी बेवकूफ है सुहाना। तुझे सच में लगा था कि कोई तुझसे मिलने आएगा? तुझ जैसी खामोश लड़की से भला कौन दोस्ती करना चाहेगा? उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसे अपनी ही उम्मीदों पर गुस्सा आने लगा। लेकिन तभी पीछे लगे एक घने पेड़ से किसी के छलांग लगाने की आवाज आई। सुहाना ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पेड़ की एक मोटी शाख से अक्षय नीचे उतर रहा था। वह कब से वहीं ऊपर बैठकर सुहाना का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सुहाना आ गई है, उसने एक शरारती मुस्कान दी और तेज कदमों से आकर सीधे उसके बगल में बैठ गया। सुहाना उसे हैरानी से देख रही थी। कोई इतनी ऊंचाई से कूदकर इतने आराम से कैसे बैठ सकता है? अक्षय ने उसकी हैरान आंखों को देखकर मजाक में कहा, क्या हुआ,
ऐसे फटी आंखों से क्या देख रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? अक्षय बाहर से मजाक कर रहा था, पर उसके दिमाग के गहरे कोनों में कुछ और ही चल रहा था। वो सुहाना को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, मैं तुम्हें अपना इतना आदी बना दूंगा सुहाना कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। तुम्हें मेरी आदत पड़नी ही होगी। ये तो बस शुरुआत है। सुहाना ने उसकी सोच को तोड़ा और धीरे से कुछ कहा। अक्षय अपने ख्यालों से बाहर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, मैथ्स की तैयारी की? सुहाना ने खामोशी से अपना सिर हिला दिया। अक्षय उसे गौर से देख रहा था। फिर अचानक उसने पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलती हो? सुहाना ने अपनी नजरें झुका लीं और बस इतना ही कहा, आदत है। अक्षय जोर से हंस पड़ा। इतना कम बोलती हो कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम कुछ बोली भी, या बस हवा का कोई झोंका निकल गया। सुहाना चुप रही, पर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। अक्षय ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो पढ़ाई से पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। सुहाना ने अपना बैग खोला और फिर वही ब्रेड का पैकेट बाहर निकाला। अक्षय ने उसे हाथ में लिया और मजाक करते हुए बोला, वाह, आज वाली ब्रेड तो बड़ी रिच लग रही है, इसमें क्रीम भी ज्यादा दिख रही है। वो बड़े चाव से ब्रेड खाने लगा और खाते खाते बोला, जब तक मैं ये खत्म करता हूं तब तक तुम एक क्विक रिवीजन कर लो। सुहाना अपनी कॉपी में डूब गई। करीब 15 मिनट बाद अक्षय ने उसकी नोटबुक ली और पेन से कुछ सवाल लिखे। चलो अब ये मेरे सामने सॉल्व करके दिखाओ। आधा घंटा बीत गया। सुहाना ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जब अक्षय ने चेक किया तो 3 में से सिर्फ एक सवाल सही था और 2 गलत। अक्षय ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने सुहाना की आंखों में देखा और फिर पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर एक हल्की सी टपकी मारी। इतना आसान सवाल था सुहाना, फिर भी गलत। ध्यान से सुनो, अगर अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें पनिशमेंट सजा दूंगा, समझी? सुहाना ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा, जैसे उसे उसकी बात अच्छी न लगी हो, पर उसने पलटकर कुछ कहा नहीं। अक्षय ने फिर से वही सवाल प्यार से समझाए और उसकी गलतियों को ठीक करवाया। आखिर में वो खड़ा हुआ और बोला, अब घर जाओ, आज रात को खूब प्रैक्टिस करना, और हां, कल मेरे लिए ब्रेड के अलावा कुछ और भी लाना खाने के लिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुहाना वहीं बैठी रही, अपनी उंगलियों से अपने माथे की उस जगह को छू रही थी जहां अक्षय ने पेंसिल से मारा था। उसे दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपनी कॉपी बैग में रखी और घर की ओर चल दी। उस रात सुहाना ने जल्दी खाना खाया और अपनी मेज पर बैठ गई। वो देर रात तक सवाल हल करती रही। आज वो सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ रही थी, न ही डर से। आज वो खुद को अक्षय के सामने साबित करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये कोशिश उसे अक्षय के उस जाल के और करीब ले जा रही थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चैप्टर 9, पहली कोशिश, पहला एहसास। रविवार की सुबह थी। बनारस की गलियों में एक अजीब सी शांति छाई थी। स्कूल नहीं था, इसलिए सुहाना की नींद आज थोड़ी देर से खुली। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र अपनी माँ अमृता पर पड़ी। अमृता के हाथों के वो खौफनाक नीले निशान अब धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर बरसों की थकान तो थी, पर साथ ही एक अनजानी सी राहत भी। वो जहरीला साया जो हर रोज इस घर की खुशियों को निगल जाता था। वो आदमी अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। रसोई में काम करती अपनी माँ को देख सुहाना के मन में एक टीस उठी। वो धीरे से उनके पास जाकर बोली, मम्मी, मैं आपकी मदद कर दूं? अमृता ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा। उनकी पथराई आंखों में ममता का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने सुहाना को ऊपर से नीचे तक निहारा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उठ गईं? कोई जरूरत नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम जाओ आराम करो। लेकिन आज सुहाना के स्वर में एक जिद थी, प्लीज मम्मी, मुझे अपनी मदद करने दीजिए। अमृता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्यार से सुहाना के बालों को सहलाया और कहा, ठीक है, बस ये सब्जियां धो दो और चावल साफ कर दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ बेटी आज एक साथ रसोई में खड़ी थीं। बर्तनों की खनक के बीच आज वो दम घोटने वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक शांत और गहरा सुकून था। थोड़ी देर बाद अमृता ने काम रोककर कहा, सुहाना, आज मुझे एक्स्ट्रा काम पर जाना पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए। चावल धोते धोते सुहाना के हाथ रुक गए। उसने भर्राई आवाज में पूछा, मम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आप थक जाती हैं। अमृता ने एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए सुहाना, ताकि तुम पढ़ सको, बड़ी बन सको। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह कांटों भरी ना हो। सुहाना की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू छुपाते हुए बस इतना कहा, एक दिन मैं आपको प्राउड महसूस कराऊंगी मम्मी, पक्का। नाश्ते के बाद अमृता काम पर चली गईं और पूरा घर खाली हो गया।
सुहाना पढ़ने बैठी, पर उसका मन किताबों में नहीं लग रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। दोपहर के 12 बज चुके थे। तभी उसे याद आया, अक्षय। कल अक्षय ने उससे कुछ खास लाने की फरमाइश की थी। सुहाना रसोई की तरफ भागी। सुबह का थोड़ा खाना बचा था। उसने सोचा क्या वही ले जाए, पर फिर उसके दिल ने जोर से कहा, नहीं, आज मैं खुद अपने हाथों से उसके लिए कुछ बनाऊंगी। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार सब्जियां काटना शुरू किया। वो अभी सीख ही रही थी कि अचानक चाकू फिसल गया और उसकी उंगली पर एक गहरा कट लग गया। आह! उसके मुंह से चीख निकल गई। उंगली से खून की बूंदें टपकने लगीं। वो दर्द से कराहती हुई कमरे की ओर भागी और जल्दी से बैंडेज लगाया। उसकी आंखों में पानी भर आया था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, चाहे जो हो जाए मैं अक्षय के लिए ये सैंडविच बनाऊंगी। वो मेरा पहला और इकलौता दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इस बार उसने और भी सावधानी से काम किया। उसने सब्जियां काटीं, ब्रेड में उन्हें करीने से भरा, थोड़े मसाले और अंदाजे से नमक मिर्च डाली। जब सैंडविच तैयार हो गया तो उसने उसे प्यार से टिफिन में पैक किया। घड़ी की सुइयां अब 3 की ओर बढ़ रही थीं। सुहाना ने अपना बैग उठाया, टिफिन को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से उसी पुराने गार्डन की ओर चल दी। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा प्रयास अक्षय के दिल में जुनून की आग को और कितना भड़काने वाला है। चैप्टर 10 कड़वा स्वाद और मीठा एहसास। आज जब सुहाना गार्डन पहुंची तो मंजर कल से थोड़ा अलग था। अक्षय बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि लेटा हुआ था। दोपहर की ढलती हुई सुनहरी धूप सीधे उसके चेहरे पर दस्तक दे रही थी, जिससे उसका चेहरा किसी तराशे हुए पत्थर की तरह चमक रहा था। हल्की सी दाढ़ी की शैडो, कंधों पर ढीली शर्ट और धूप में उभरती उसकी छाती की मांसपेशियां, वो 16 साल का लड़का कम और कोई ग्रीक योद्धा ज्यादा लग रहा था। सुहाना के कदमों की आहट सुनते ही अक्षय ने अपनी आंखें खोलीं और फुर्ती से उठकर बैठ गया। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। तुम आ गईं, अक्षय ने जैसे राहत की सांस ली। सुहाना ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दबी आवाज में पूछा, क्या तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे? अक्षय ने अपनी आंखों में शरारत भरते हुए कहा, हाँ, दोपहर 12 बजे से यहीं बैठा हूं। सुहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे सचमुच लगा कि उसकी वजह से अक्षय इतनी धूप में घंटों बैठा रहा। उसे परेशान देखकर अक्षय खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा हूं पगली, बस 15 मिनट पहले ही आया हूं। सुहाना ने चैन की सांस ली, पर इसी बीच अक्षय की तेज नजरों ने उसकी उंगली पर बंधे उस सफेद बैंडेज को ताड़ लिया। अक्षय की मुस्कान एक पल के लिए थमी, पर फिर उसने आज सुहाना को गौर से देखा। गुलाबी फ्रॉक, करीने से पिन किए हुए बाल और चेहरे पर वो मासूम सी घबराहट, वो सच में एक जीती जागती गुड़िया जैसी लग रही थी। अक्षय कुछ पलों के लिए जैसे सुध बुध खो बैठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही नरमी से सुहाना के गाल को अपनी उंगली से छुआ। तुम आज बिल्कुल एक डॉल जैसी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी बेशकीमती खिलौने से बात कर रहा हूं। अक्षय के स्पर्श से सुहाना का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। उसने कांपते हाथों से टिफिन आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। अक्षय ने टिफिन खोला। अंदर सैंडविच सजे थे। उसने मुस्कुराकर सुहाना को देखा, पर उसकी नजर बार बार उस घायल उंगली पर ही जा रही थी। ये तुमने खुद बनाया है? अक्षय ने धीमे से पूछा। सुहाना ने बस धीरे से अपनी पलकें झुकाकर कहा, हाँ। अक्षय ने एक गहरी सांस ली और सैंडविच का पहला कौर लिया। जैसे ही उसने चखा, उसका गला जल उठा। नमक बहुत ज्यादा था, मिर्च कड़वी थी और स्वाद पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। पर अक्षय के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसके होठों पर एक ठंडी गहरी मुस्कान खिंच गई। वो हर बाइट को ऐसे मजे से खा रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे लजीज पकवान हो। सुहाना हैरत से उसे देख रही थी। उसे लग रहा था शायद सैंडविच अच्छे बने हैं। उसे क्या पता था कि अक्षय स्वाद नहीं, बल्कि सुहाना की उस मेहनत और उस खून की बूंद की कीमत चुका रहा था जो उसने ये सैंडविच बनाने में बहाई थी। कुछ देर बाद अक्षय बोला, तुम्हें पता है सुहाना, शायद आज तक मैंने इतना स्पेशल खाना कभी नहीं खाया। सुहाना ने मासूमियत से पूछा, पर मिर्च लग रही है क्या? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। अक्षय हंस पड़ा, नहीं, बस मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। पर उसके मन के अंदर एक अलग ही तूफान था। वो सोच रहा था, तारांकन, अगर इसमें जहर भी होता तो भी मैं इसे अमृत समझकर पी जाता, क्योंकि ये तुम्हारे हाथों का है, मेरी छोटी गुड़िया। ख्यालों को झटकते हुए वो बोला, चलो अब मैथ करते हैं। आज अक्षय ने उसे सिर्फ 2 सवाल दिए। सुहाना ने पूरा ध्यान लगाया और देखते ही देखते दोनों सवाल सही कर दिए। अक्षय की आंखों में गर्व और चमक साफ दिख रही थी। बहुत बढ़िया,
आज मैं तुमसे सच में बहुत खुश हूं। सुहाना के होठों पर अनजाने में एक दुर्लभ मुस्कान खिल गई। उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे कोई प्राइज नहीं मिलेगा? अक्षय कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। चॉकलेट लेते हुए सुहाना ने धीरे से कहा, थैंक यू अक्षय। अक्षय ने अपनी घड़ी देखी और खड़ा हो गया। अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है। वो मुड़ा और जाने लगा, पर कुछ कदम दूर जाकर वो रुका और पलटकर सुहाना को देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो सुहाना को अपनी रूह में कैद कर रहा हो। सुहाना वहीं खड़ी रही जब तक अक्षय की परछाई ओझल नहीं हो गईं। उसने चॉकलेट अपने बैग में रखी और घर की ओर चल दी। आज उसका दिल पंख लगाकर उड़ रहा था। उसे आज जल्दी नहीं सोना था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके जख्म को देखा था, किसी ने उसकी परवाह की थी। वो नहीं जानती थी कि ये परवाह धीरे धीरे एक ऐसे पिंजरे में बदलने वाली थी जिसकी चाबी सिर्फ अक्षय के पास होगी। चैप्टर 11 दर्द, दूरी और पहला डर। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब सुहाना अपने घर पहुंची। घड़ी की सुइयां 6 बजाने को थीं। पूरे दिन की हलचल और अक्षय के साथ बिताए उन पलों की थकान अब उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो भारी कदमों से अपने कमरे में गई, बैग को एक कोने में पटका और सीधे पलंग पर ढेर हो गई। उसने धीरे से अपने बैग से वो चॉकलेट निकाली जो अक्षय ने उसे प्राइज के तौर पर दी थी। उसने उसे बहुत ही हिफाजत से अपने तकिए के नीचे सहेज कर रख दिया, जैसे वो कोई चॉकलेट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। सुहाना के होठों पर एक बहुत ही हल्की और सच्ची मुस्कान आई और देखते ही देखते वो गहरी नींद की आगोश में समा गई। लेकिन दूसरी तरफ नज़ारा कुछ और ही था। अक्षय गार्डन से निकलकर अपने फ्लैट की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते अचानक उसे अपने पेट में एक तेज मरोड़ महसूस हुई। पहले तो उसने इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज किया, पर जैसे जैसे वो अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ रहा था, दर्द बेकाबू होता गया। सुहाना के बनाए उस तीखे और कड़वे सैंडविच ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, उसका शरीर जवाब दे गया। दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वो सीधे ठंडे फर्श पर गिर पड़ा, पूरी तरह बेसुध। कुछ घंटों बाद अक्षय की आंखें खुलीं। उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। कमरे की मंद रोशनी में उसने देखा कि सामने कुर्सी पर उसका सबसे करीबी दोस्त हिमांशु बैठा था। हिमांशु अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था, पर जैसे ही उसने अक्षय की पलकों में हलचल देखी, वो तुरंत लपककर उसके पास आया। हिमांशु का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोला, यार अक्षय, तुम फिर से बेहोश हो गए थे। शुक्र मनाओ, मैं वक्त पर आ गया। डॉक्टर आए थे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है, तुम्हें चटपटी, कड़वी या तेज मसाले वाली चीजें छूना भी मना है, वरना तुम्हारी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। फिर भी तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? क्या खा लिया था तुमने आज? अक्षय खामोश रहा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें तो थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो हिमांशु की बातें सुन तो रहा था, पर उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। वो उसी कड़वे स्वाद को याद कर रहा था जो सुहाना के हाथों ने उसे दिया था। हिमांशु उसे बार बार पानी पिलाता रहा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अब सुरक्षित है। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद अक्षय की धीमी और भारी आवाज गूंजी, हिमांशु, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? हिमांशु ने फोन साइड में रखा और गंभीरता से पूछा, हाँ भाई, बोल। क्या करना है? अक्षय ने अपनी गहरी और डरावनी आंखें हिमांशु की आंखों में गड़ा दी और बोला, मुझे एक लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, एक एक बारीक जानकारी। उसका नाम सुहाना है। मैं तुम्हें उसके स्कूल का नाम, पता और बाकी सब डिटेल्स देता हूं। मुझे कल तक उसकी पूरी कुंडली चाहिए। हिमांशु एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने अक्षय को पहले कभी किसी लड़की के लिए इतना बेचैन नहीं देखा था। उसने हैरानी से पूछा, इतनी डिटेल्स? भाई, आखिर वो है कौन? क्या चक्कर है? अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी हिमांशु को डराने लगी थी। अक्षय की नजरें अब दीवार पर टंगी उस घड़ी पर थीं, जैसे वो सुहाना की हर धड़कन का हिसाब रख रहा हो। हिमांशु नर्वस होकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई, इतना खूंखार तरीके से मत घूर, मैं पता लगा लूंगा। कल तक सब कुछ तेरे सामने होगा। अक्षय अब भी चुप था। वो धीरे से बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर चला गया। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, खुद को आईने में देखा और वापस आकर अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। अगले ही पल वो फिर से अपनी पढ़ाई और बिजनेस ग्राफ्स में डूब गया, जैसे पिछले कुछ घंटों में कुछ हुआ ही न हो। बाहर से वो बिल्कुल शांत दिख रहा था, पर उसके अंदर सुहाना को पूरी तरह से कब्जे में करने का एक खतरनाक जुनून जन्म ले चुका था। चैप्टर 12 खामोशी की चुभन। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा।
दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे अक्षय और सुहाना की वो अजनबी दोस्ती एक गहरी और अटूट जरूरत में बदल गई। 1 साल बीत चुका था। सुहाना अब 14 साल की हो चुकी थी। अक्षय की मदद और उसकी डांट ने रंग दिखाया। सुहाना अब अपनी क्लास की सबसे होनहार छात्राओं में गिनी जाने लगी थी। अक्षय ने उसे एक छोटा सा मोबाइल फोन भी लाकर दिया था ताकि वे छुपकर रात के सन्नाटे में बातें कर सकें। उनकी वो रात की बातें, कभी हंसी मजाक, कभी पढ़ाई के सवाल, तो कभी एक दूसरे की खैरियत। अक्षय हमेशा खुद को काबू में रखता था, वो अपनी हदें जानता था। लेकिन सुहाना को पता भी नहीं चला कि कब अक्षय उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसका पूरा संसार बन गया। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से सब कुछ बदल गया था। अक्षय ने जाने से पहले कहा था कि उसे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना होगा, पर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अक्षय का कोई अता पता नहीं था। उसने न तो फोन किया और न ही सुहाना का फोन उठाया। रात के 11 बज रहे थे। सुहाना अपने कमरे में पागलों की तरह इधर उधर टहल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से फोन मिलाया। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। वही ठंडी और बेजान आवाज। सुहाना ने गुस्से में फोन पलंग पर दे मारा। उसके मासूम चेहरे पर अब गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही थी। हिम्मत कैसे हुई उसकी? 7 दिन हो गए और उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं? वो बड़बड़ा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो फिर से कमरे में आगे पीछे भागने लगी। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो अक्षय? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना मुझे डर लगता है। फिर ये खामोशी क्यों? बोलते बोलते सुहाना की आंखें भर आईं। वो गुस्सा जो अब तक आग की तरह दहक रहा था अचानक आंसुओं में बदल गया। उसने फिर से कांपते हाथों से फोन उठाया और नंबर डायल किया। फिर वही जवाब। इस बार सुहाना वहीं जमीन पर बैठ गई। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके दिल में एक ऐसा गहरा दर्द उठा जैसा उसे उस दिन भी नहीं हुआ था जब उसके पिता घर छोड़कर गए थे। उसके सूखे होंठों से बस एक ही नाम निकला, अक्षय। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वापस आ जाओ प्लीज। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और उस सन्नाटे के बीच 14 साल की वो बच्ची पहली बार एक ऐसा डर महसूस कर रही थी जो मौत से भी बुरा था, अक्षय को खो देने का डर। वह नहीं जानती थी कि अक्षय उससे दूर नहीं गया था। वो तो बस सुहाना के दिल में अपनी अहमियत की गहराई नाप रहा था। ये अक्षय का एक और खतरनाक खेल था जिसमें सुहाना पूरी तरह फंस चुकी थी। चैप्टर 13 इंतजार, अनजाना डर और एक नई धड़कन। रात भर की बेचैनी अब सुहाना के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो अपने कमरे की दीवारों को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे निगलने को दौड़ रही हों। वो उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी आंखों में झांकने लगी। उन आंखों में आज चमक नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। वह खुद से ही सवाल कर रही थी, आखिर अक्षय है कहाँ? तभी कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। सुहाना के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। उसे लगा शायद अक्षय का कॉल है। वो झपटकर फोन की ओर दौड़ी, पर जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी उसका चेहरा उतर गया। कॉल अक्षय की नहीं, नैना की थी। नैना जो पिछले 1 साल में सुहाना की परछाई बन चुकी थी। सुहाना ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही बुझी हुई आवाज में कहा, हेलो। नैना जो सुहाना की सांसों की आहट भी पहचान लेती थी, तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी चुलबुली लेकिन नरम आवाज में बोली, क्या हुआ सुहाना? आज फिर मूड ऑफ है क्या? चलना यार, आज बाहर चलते हैं। मुझे भी अपना हेयर कट करवाना है। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। चल प्लीज, मना मत करना। सुहाना ने अपनी सूजी हुई आंखें मली और धीरे से कहा, नहीं यार नैना, आज सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तू हो आ। पर नैना कहाँ हार मानने वाली थी। उसने लाड़ भरे अंदाज में जिद की, बस आज के लिए, अपनी इस बेस्ट फ्रेंड के लिए। देख, तू घर में बंद रहकर पागल हो जाएगी। थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा खाएगी तो अच्छा लगेगा। प्लीज ना मत कह। सुहाना कुछ पल खामोश रही। उसे लगा कि शायद नैना सही कह रही है। घर की ये 4 दीवारें उसे अक्षय की यादों में और पागल कर देंगी। उसने धीमी आवाज में हामी भर दी, ठीक है, 1 घंटे में बस स्टैंड पर मिलते हैं। कॉल कटते ही सुहाना फिर से आईने के पास गई। उसने बेमन से अपने बालों को संवारा, अपनी सादी सी ड्रेस ठीक की। उसने पर्स में थोड़े पैसे रखे और फोन को कसकर हाथ में पकड़ लिया, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि किसी भी पल उस पर अक्षय का नाम चमक उठेगा। उसने मन ही मन सोचा, शायद बाहर जाकर ये बेचैनी थोड़ी कम हो जाए, पर उसके दिल का एक कोना जानता था कि जब तक अक्षय की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ती, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। उसकी माँ काम पर जा चुकी थीं, इसलिए घर में कोई टोकने वाला नहीं था। सुहाना ने चुपचाप दरवाजा बंद किया
और भारी मन से बस स्टैंड की ओर निकल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की ये मामूली सी सैर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। चैप्टर 14 नया रूप और लौटती धड़कनें। कुछ देर बाद सुहाना बस स्टैंड पहुंचती है। वहां नैना पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। नैना को देखते ही सुहाना के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। दोनों ने एक दूसरे को हाय कहा और खचाखच भरी बस में सवार हो गईं। बस की खिड़की से आती हवा सुहाना की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। चारों ओर शोर, रंग बिरंगी दुकानें और लोगों की भीड़। नैना तो जैसे अपनी ही दुनिया में मगन थी, पर सुहाना की नजरें कुछ खास तलाश रही थीं। तभी एक छोटी सी दुकान के काउंटर पर उसकी नजर एक रिंग के जोड़े पर जाकर टिक गई। सिल्वर रंग की वो अंगूठियां जिनके बीचों बीच एक साफ सुथरा सफेद मोती चमक रहा था और किनारों पर तांबे की बारीक नक्काशी थी। वो दोनों अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी थीं, जैसे दो जिस्म और एक जान। सुहाना का दिल उन पर ठहर गया। उसने बिना नैना को बताए चुपके से वो जोड़ा खरीद लिया। उसे नहीं पता था कि ये अंगूठी वो कभी अक्षय को दे पाएगी या नहीं, पर उसे पास रखना उसे सुकून दे रहा था। चल, अब हेयर कट का टाइम हो गया, नैना ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। वे एक छोटे लेकिन बहुत ही सलीके से सजे हुए ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल हुईं। नैना तो फौरन कुर्सी पर बैठ गई और कैंची चलने लगी। सुहाना किनारे बैठी उसे देख रही थी कि तभी नैना आईने में देखते हुए बोली, सुहाना, तू भी थोड़े लेयर्स कटवा लेना। देख, ये वाला स्टाइल तुझ पर कितना खिलेगा। सुहाना ने उस तस्वीर को देखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसने सोचा, क्या अक्षय को मेरा ये नया रूप पसंद आएगा? क्या वो मुझे देखकर मुस्कुराएगा? बस इसी एक ख्याल ने उसे हिम्मत दे दी। वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ठंडी कैंची जब उसके बालों को छू रही थी तो उसे एक अजीब सी आज़ादी का एहसास हो रहा था। बाल जमीन पर गिर रहे थे और सुहाना के दिल का बोझ भी। पार्लर से बाहर निकलते ही दोनों ने तीखी पानीपुरी खाई, हंसी मजाक किया और बाजार में खूब घूमी। रात के 8 बज चुके थे जब सुहाना अपने घर लौटी। दरवाज़ा खोलते ही सामने उसकी माँ अमृता खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता थी पर चेहरे पर ममता। कहाँ थी बेटा? बहुत देर कर दी, अमृता ने धीरे से पूछा। सुहाना ने अपनी नई हेयर स्टाइल दिखाते हुए कहा, मम्मी, नैना के साथ शॉपिंग गई थी। देखिए, मैंने थोड़े बाल भी कटवाए हैं। कैसे लग रहे हैं? अमृता की आंखों में गर्व चमक उठा। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को छुआ और बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। चल, अब खाना खा ले। डिनर के बाद जब सुहाना अपने कमरे में जाने लगी तो अमृता ने उसे रोका और एक छोटा सा डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया। सुहाना ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक नया स्क्रीन टच मोबाइल फोन था। मम्मी, ये इतना महंगा फोन? अमृता मुस्कुराई और बोली, तुम अब बड़ी हो रही हो सुहाना। बाहर जाती हो तो तुम्हारा संपर्क में रहना जरूरी है। सुहाना ने भावुक होकर मां को गले लगा लिया। वो अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जैसे ही फोन ऑन किया, स्क्रीन मिस्ड कॉल्स से भरी पड़ी थी। 50 मिस्ड कॉल्स और हर कॉल के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, अक्षय। सुहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल बैक किया। दूसरी तरफ अक्षय हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प और अधिकार था। सुहाना, कहाँ थी तुम? इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुहाना की आवाज धीमी हो गई। तुम्हें पता है अक्षय, मैं तुम्हारे बिना कहीं और बिजी हो ही नहीं सकती। बस नैना के साथ बाहर गई थी, बाल कटवाए हैं आज। अक्षय ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी पहुंच से दूर होती हो। मुझे इग्नोर मत किया करो। मैं चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती अक्षय, सुहाना ने फुसफुसाते हुए कहा। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सुहाना ने खिड़की की ओर देखते हुए पूछा, अक्षय, तुम कब आओगे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। अक्षय की आवाज और भी गहरी हो गई। जल्दी, बहुत जल्दी। अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। कॉल कट गई। सुहाना ने फोन को अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने मन ही मन सोचा, जब तुम आओगे और मुझे इस नए लुक में देखोगे तो शायद तुम भी अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। उस रात सुहाना एक नई उम्मीद और एक नई धड़कन के साथ नींद की आगोश में चली गई। उसे इंतजार था उस सुबह का जब अक्षय उसके सामने होगा। चैप्टर 15 बेचैनी का दिन। आज सुहाना की नींद सूरज निकलने से पहले ही खुल गई थी। बिस्तर से उठते ही उसके जहन में सबसे पहला ख्याल अक्षय का आया। वो स्कूल के लिए तैयार होकर किचन में पहुंची, जहां उसकी मम्मी अमृता नाश्ता बना रही थीं। पिछले 1 साल में अमृता की सेहत में काफी सुधार आया था
उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो गए थे और चेहरे पर एक स्वस्थ चमक लौटने लगी थी। लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई थी। वे जानती थी कि सुहाना का भविष्य पूरी तरह उन्हीं की मेहनत पर टिका है। नाश्ता खत्म कर सुहाना ने मम्मी को बाय कहा और घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपनी घड़ी देखी और चौंक गई। अजीब है, आज वक्त इतनी जल्दी कैसे भाग रहा है। अभी तो निकली थी और अभी ही इतनी देर हो गई। पर वो सिर्फ स्कूल के लिए लेट होने की घबराहट नहीं थी। उसके सीने के अंदर एक अजीब सी बेचैनी सरक रही थी, जैसे कोई अनहोनी दबे पांव उसकी ओर बढ़ रही हो। वो भागते हुए स्कूल पहुंची और एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को समझाया, तारांकन शांत रहो सुहाना, सब ठीक है। स्कूल में नैना मिली, क्लासेस हुईं, लंच बीता और देखते ही देखते दिन ढल गया। आज एक्स्ट्रा क्लास की वजह से छुट्टी शाम के 5 बजे हुई। स्कूल के गेट पर नैना और सुहाना ने एक दूसरे को विदा किया और अपने अपने रास्तों पर चल दीं। शाम की धुंधलका गहराने लगा था और रास्ता पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सुनसान था। तभी सुहाना के कानों में किसी के कराहने की आवाज पड़ी। वो ठिठक कर रुक गई। किसी छोटे पिल्ले के रोने की आवाज आ रही थी। सुहाना का दिल भर आया। वो आवाज की दिशा में मुड़ी। स्कूल के ठीक बगल में एक छोटा सा जंगली इलाका था। आवाज वहीं झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहां एक छोटा सा पिल्ला घायल पड़ा था। उसके पैर से हल्का सा खून बह रहा था। सुहाना ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और उसके जख्म को सहलाने लगी। वो आसपास उसकी मां को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इसी धुन में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो सड़क से काफी दूर जंगल के अंदरूनी हिस्से में आ चुकी है। अचानक सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की आहट हुई। सुहाना का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। वह धीरे से पीछे मुड़ी। सामने एक लंबा लड़का खड़ा था। चेहरे पर काला मास्क, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एक बर्फीला सन्नाटा था जो सुहाना की रूह तक को कंपा गया। सुहाना की नजर जैसे ही उन आंखों से मिली, उसके हाथ से वो पिल्ला छूट गया। वो उसे पहचान चुकी थी। ये कोई अजनबी नहीं था। यह वही लड़का था, वही साया जिसने 1 साल पहले उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वही शख्स जिससे वो भागना चाहती थी, आज फिर उसके सामने काल बनकर खड़ा था। चैप्टर 16 जख्मों की वापसी। फ्लैशबैक 1 साल पहले। स्कूल के गलियारों में एक नाम का खौफ था, रॉकी। वो स्कूल के सबसे खतरनाक लड़कों के ग्रुप का लीडर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी और उसका अहंकार 7वें आसमान पर। रॉकी की बहन नैना थी, जो सुहाना की सहेली बनी, लेकिन रॉकी खुद सुहाना के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उस दोपहर करीब 12 बज रहे थे। सुहाना गलती से क्लासरूम में जल्दी पहुंच गई। सन्नाटा देखकर उसे घबराहट हुई। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी रॉकी सामने आ गया। वो दीवार के सहारे खड़ा सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। सुहाना ने उसे नजरअंदाज कर निकलने की कोशिश की, पर रॉकी ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जान? उसके शब्दों में जहर था। उसने सुहाना को गालियां दी, उसके बाल पकड़कर ऊपर की ओर खींचे और उसे दीवार पर दे मारा। सुहाना की रूह कांप उठी। रॉकी का पागलपन बढ़ता ही गया। उसने सुहाना को धक्का दिया, उसे मारा और वहशीपन में उसकी ड्रेस तक खींच दी। सुहाना कांपते हाथों और भीगी आंखों से अक्षय को कॉल करने की कोशिश करती है, पर रॉकी फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है। फोन के टुकड़े बिखर जाते हैं। सुहाना किसी तरह वहां से भागकर एक अंधेरे स्टोर रूम में छिप जाती है। वो अपनी सांसें रोक लेती है, लेकिन रॉकी के भारी कदमों की आवाज पास आती जाती है। अचानक वो उसे झटके से बाहर खींचता है। एक जोरदार थप्पड़ और फिर सुहाना जमीन पर गिर जाती है। तभी किसी ने पीछे से रॉकी का हाथ पकड़ लिया। वह अक्षय था। उसके बाद जो हुआ, सुहाना को धुंधला सा याद है। रॉकी को पुलिस ले गई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। वापस वर्तमान में। आज वही रॉकी ठीक सुहाना के सामने खड़ा था। उसकी आंखों की नफरत 1 साल में और गहरी हो गई थी। उसने धीरे से अपना मास्क उतारा और एक भारी डरावनी आवाज में बोला, 1 साल तक मुझे उस नर्क में टॉर्चर सहना पड़ा सुहाना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर दिन हर रात मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद किया ताकि अपनी नफरत को जिंदा रख सकूं। अब मैं लौटा हूं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। सुहाना के पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो थरथर कांप रही थी। जंगल का वो सन्नाटा अब रॉकी की नफरत की आवाज से भर गया था। कहानी का ये पल किसी शांत समंदर में आए उस तूफान की तरह था जो सब कुछ तबाह करने वाला था। चैप्टर 17 डर और सहारा। जंगल का वो सन्नाटा अब सुहाना के लिए काल बन चुका था।
सुहाना के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, उसे भागना होगा वरना आज वो नहीं बचेगी। रॉकी की आंखों में वही पुराना पागलपन लौट आया था। वो किसी शिकारी की तरह तेजी से सुहाना की ओर बढ़ा और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। सुहाना का शरीर डर से बर्फ की तरह जम रहा था, पर मौत को करीब देख उसके अंदर की बची कुची हिम्मत जाग उठी। जैसे ही रॉकी उसे दबोचने के लिए नीचे झुका, सुहाना के हाथों ने जमीन पर पड़ी सूखी और ढीली मिट्टी को कसकर मुट्ठी में भर लिया। रॉकी ने सोचा था कि सुहाना हमेशा की तरह गिड़गिड़ाएगी, पर सुहाना ने पूरी ताकत से वो मिट्टी रॉकी की आंखों पर दे मारी। आह! रॉकी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो अपनी आंखों को रगड़ते हुए पीछे हटा। जलन इतनी तेज थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुहाना को बस इसी एक मौके की तलाश थी। वो बिना पीछे मुड़े, बिना अपनी सांसों की परवाह किए जंगल के घने पेड़ों के बीच दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसने अपने कांपते हाथों से बैग से नया मोबाइल निकाला और अक्षय का नंबर डायल किया। एक ही घंटी गई थी कि कॉल उठ गया। अक्षय। रॉकी वापस आ गया है। वो मेरे पीछे है। मैं स्कूल वाले जंगल में फंस गई हूं। अक्षय, प्लीज मुझे बचा लो। सुहाना की आवाज में मौत का डर साफ झलक रहा था। अक्षय उस वक्त अस्पताल के बेड पर था, पर सुहाना की आवाज सुनते ही वो बिजली की फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। ड्रिप की सुई उसके हाथ से निकल गई, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी आवाज अब पत्थर जैसी सख्त और भारी थी। सुहाना, मेरी बात ध्यान से सुनो। घबराना मत, मैं पहुंच रहा हूं। वहीं पास के किसी घने पेड़ पर चढ़ जाओ। याद है न मैंने तुम्हें सिखाया था? वहीं छिपी रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। अपना फोन मत काटना, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। सुहाना ने सामने एक पुराना और घना बरगद का पेड़ देखा। वो बचपन में अक्षय के साथ पेड़ों पर चढ़ना सीख चुकी थी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और किसी तरह ऊपर की एक घनी टहनी पर जाकर छिप गई। उसने अपनी सांसों को हाथों से दबा लिया ताकि उसकी धड़कन की आवाज भी बाहर ना आए। नीचे सूखे पत्तों के चरमराहट की आवाज आ रही थी। रॉकी वहीं नीचे खड़ा था। वह गुस्से में पागल होकर गालियां दे रहा था और झाड़ियों को पीट रहा था। कहाँ है तू? बाहर निकल। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा सुहाना। रॉकी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुहाना कई मिनट तक वहीं ऊपर दुबकी रही। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। जब उसे यकीन हो गया कि रॉकी की आहट अब नहीं आ रही, तो वो धीरे धीरे कांपते हुए पेड़ से नीचे उतरी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने एक राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। सुहाना की चीख निकलने ही वाली थी कि वो ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने वो लड़का खड़ा था जिसकी एक झलक के लिए वो तरस रही थी। अस्त व्यस्त बाल, चेहरे पर पसीना और आंखों में वही गहरा डरावना सुकून। वो अक्षय था। सुहाना ने बिना कुछ सोचे खुद को अक्षय के सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे किसी ने उसकी जान बचा ली हो। अक्षय ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब वो खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग थी जो आज रॉकी के वजूद को राख कर देने वाली थी। चैप्टर 18 सुरक्षा की गर्माहट। जैसे ही अक्षय ने उसे थाम लिया, सुहाना की बची कुची हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई नन्हा पंछी तूफान से बचकर अपने घोंसले में आ गया हो। अक्षय ने बहुत ही नरमी से उसका सिर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, बस सुहाना, अब सब ठीक है। रॉकी अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, मैं हूं ना। शांत हो जाओ मेरी छोटी गुड़िया। पर सुहाना का रोना रुक ही नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रॉकी का वो वहशी चेहरा आ रहा था। अक्षय ने बिना कुछ कहे उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और अपनी कार तक ले गया। उसने सुहाना को घर के पास छोड़ा, पर सुहाना की आंखें कह रही थीं कि वो उसे खोने से डर रही है। अक्षय उसकी खामोश गुहार समझ गया। मैं सामने के दरवाजे से नहीं आ सकता सुहाना, पर मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। तुम बस अपने कमरे में पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। अक्षय ने कार थोड़ी दूर खड़ी की और किसी साए की तरह घर के पीछे वाले रास्ते से होता हुआ खिड़की के जरिए सुहाना के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में सुहाना अब भी बदहवास बैठी थी। जैसे ही उसने अक्षय को देखा, वो फिर से उसके गले लग गई। दोनों बिस्तर पर साथ बैठे थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी अक्षय, सुहाना ने कांपती आवाज में कहा। अक्षय ने उसके गालों को थामकर एक सुकून भरी मुस्कान दी। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। कुछ देर तक वो उसे अपने सीने से लगाए रहा, जब तक उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गईं। फिर अक्षय ने उसकी फटी हुई ड्रेस की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, जाओ, पहले अपने कपड़े बदल लो। तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है।
सुहाना कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अक्षय के चेहरे की कोमलता पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में वही खौफनाक अंधेरा लौट आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। उसकी आवाज़ अब बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा थी। मेरे पहुंचने से पहले उसे समझ आ जाना चाहिए कि मौत कैसी लगती है। उसे जिंदा रखना, पर उसकी रूह कांप जानी चाहिए। बाकी हिसाब मैं खुद करूंगा। फोन रखते ही उसकी नज़र मेज पर पड़े उस नए टच स्क्रीन फोन पर पड़ी। वो कुछ सोचने ही वाला था कि सुहाना बाहर आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये फोन मम्मी ने दिया है। फिर वो दौड़कर अक्षय के गले लग गई। इस अचानक हुए धक्के से दोनों का बैलेंस बिगड़ा और वे बिस्तर पर गिर पड़े। गिरने के झटके से अक्षय के पेट में एक तेज मरोड़ उठी और उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। सुहाना घबराकर अलग हुई। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? अक्षय ने दर्द छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन सुहाना ने नहीं माना। उसने जैसे ही अक्षय की शर्ट को थोड़ा ऊपर किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बड़ा सा बैंडेज बंधा था। सुहाना की आंखें फिर से भर आईं। ये रॉकी ने किया? क्या उसने तुम्हें मारा? अक्षय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोलते हुए कहा, नहीं सुहाना, ये तो पहले ही हो गया था। गाड़ी से गिर गया था। रॉकी ने मुझे छुआ तक नहीं। वो नहीं चाहता था कि सुहाना को पता चले कि उसके बनाए उस तीखे सैंडविच की वजह से उसकी जान पर बनाई थी। वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। तभी बाहर से अमृता की आवाज आई, बेटा डिनर कर लो। सुहाना ने अपनी आवाज को सामान्य किया और चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं कमरे में ही खा लूंगी। कल मेरा टेस्ट है तो वहीं पढ़ रही हूं। मां मान गईं। थोड़ी देर बाद सुहाना खाना लेकर कमरे में आई। अक्षय अब भी बिस्तर पर लेटा उसे देख मुस्कुरा रहा था। सुहाना उसके पास बैठी और बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, पर इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था। उस सन्नाटे में सुरक्षा की एक ऐसी गर्माहट थी जिसे सुहाना ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। चैप्टर 19, जुनून, वादा और तैयारी। कमरे की पीली रोशनी में वक्त जैसे ठहर गया था। अक्षय देख रहा था कि सुहाना कितनी मासूमियत से उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। उसने सुहाना के हाथ को धीरे से रोका, मुस्कुराया और उसी प्लेट से एक निवाला लेकर सुहाना के होठों तक ले गया। अकेले अकेले खाओगी? लो, थोड़ा तुम भी खाओ, अक्षय ने नरमी से कहा। सुहाना ने निवाला खाया और दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में वो सुकून महसूस करने लगे जो उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता था। खाना खत्म करने के बाद सुहाना की आंखों में एक नई चमक दिखी, जैसे उसने मन ही मन कुछ बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। वो बहुत धीमी पर पक्की आवाज में बोली, अक्षय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अक्षय ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो, जो भी दिल में है बेझिझक कहो। सुहाना ने अक्षय की गहरी आंखों में आंखें डालीं और एक लंबी सांस लेकर बोली, क्या तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? अक्षय, मैं मजबूत बनना चाहती हूं। बहुत मजबूत, इतनी स्ट्रांग कि फिर कभी किसी रॉकी को मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत न हो। अक्षय कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। उसकी नजरों में एक अजीब सा गर्व और एक खतरनाक चमक उभरी। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा सुहाना, शरीर से भी और रूह से भी। पर याद रखना, असली ताकत मुक्कों में नहीं, तुम्हारे इरादों में होती है। सुहाना ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मेरे इरादे, मेरी ताकत, वो सब तुम ही तो हो। जब तुम पास होते हो तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। अक्षय के सीने में जैसे भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। सुहाना की इन बातों ने उसकी दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसे सुहाना की आवाज में वही जुनून सुनाई दिया जो उसके अपने अंदर था, एक ऐसा लगाव जो किसी भी हद को पार कर सकता था। वो सुहाना के और करीब आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, यही तो मैं चाहता हूं सुहाना, कि तुम मेरे बिना एक पल भी सांस न ले पाओ। मैं तुम्हारे लिए पागल हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए उतनी ही दीवानी बन जाओ कि पूरी दुनिया हमें अलग करने का सोच भी न सके। उसने सुहाना का हाथ अपने हाथ में लिया और एक अटूट वादा किया, जिस दिन तुम अपनी स्कूलिंग पूरी कर लोगी, जिस दिन तुम 18 साल की हो जाओगी, उसी दिन मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर अपनी बाहों में ले जाऊंगा। फिर कोई दीवार, कोई समाज हमारे बीच नहीं आएगा। हमेशा, हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। सुहाना ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक ऐसी कसम ने जन्म लिया था जिसने उसे अक्षय के वजूद से हमेशा के लिए बांध दिया था। रात और गहरी होती गई। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर एक दूसरे के पास लेटे हुए वे दोनों कब नींद की आगोश में चले गए उन्हें पता भी नहीं चला। वो नींद डर की नहीं थी,
वो नींद एक ऐसे भविष्य के सपने की थी जो खून और जुनून से लिखा जाने वाला था। चैप्टर 20 ट्रेनिंग और तपिश। रविवार की सुबह जब सुहाना की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर बगल में अक्षय को ढूंढा, पर बिस्तर खाली था। वो जा चुका था, लेकिन तकिए के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मुड़ा हुआ रखा था। सुहाना ने उसे खोला तो अक्षय की लिखावट उसके सामने थी। मेरी चोट को पूरी तरह ठीक होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाऊंगा। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। तब तक अपना ख्याल रखना। डरना मत, मैं साए की तरह तुम्हारे साथ हूं। और रॉकी, वो अब कभी तुम्हारी दुनिया में कदम नहीं रखेगा। सुहाना ने उस नोट को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह बुदबुदाई, अक्षय, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का ऐसा दीवाना बना दिया है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी सांस नहीं ले सकती। वो पूरा हफ्ता सुहाना ने एक तपस्या की तरह गुजारा। स्कूल जाना, घर आकर घंटों पढ़ाई करना और बीच बीच में अक्षय के मैसेजेस का इंतजार करना। फोन की हर टिंग उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। वक्त धीरे धीरे कटा और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1 हफ्ते बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, सुहाना की नजरें गेट के बाहर खड़ी एक काली कार पर जाकर टिक गईं। ड्राइवर सीट पर वही परिचित चेहरा था, अक्षय। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। सुहाना ने उसे देखा, पर दुनिया की नजरों से बचने के लिए वो चुपचाप आगे बढ़ गई। अक्षय ने धीरे से कार उसके पीछे लगा दी। थोड़ी सुनसान जगह पर पहुंचकर अक्षय ने शीशा नीचे किया और धीमे से बोला, आओ सुहाना, कार में बैठो। जैसे ही सुहाना अंदर बैठी, उसने बिना कुछ सोचे अक्षय को गले लगा लिया। 1 हफ्ता, 1 साल जैसा लगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अक्षय। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ सहलाई और कार की रफ्तार बढ़ा दी। शहर के शोर शराबे से दूर अक्षय उसे एक बहुत बड़े और खुले मैदान में ले गया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची घास थी और सन्नाटे को चीरती हुई हवा की आवाज। अक्षय कार से बाहर निकला। उसका अंदाज अब एक प्रेमी का नहीं, बल्कि एक सख्त उस्ताद का था। यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है सुहाना। आज से तुम मजबूत बनोगी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ट्रेनिंग शुरू हुई। अक्षय ने उसे पोजीशन लेना सिखाया। पुशअप्स, स्क्वैट्स और बुनियादी फाइटिंग मूव्स। सुहाना ने कोशिश की, पर महज 10 पुशअप्स के बाद ही उसका शरीर जवाब दे गया। वह हांफती हुई घास पर गिर पड़ी। अक्षय उसके पास आया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, देखा, तुम अंदर से कितनी कमजोर हो। जरा सी मेहनत में तुम्हारी सांसें फूल गईं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें फौलाद बना दूंगा। सुहाना ने अक्षय की आंखों में अपनी कमजोरी देखी, पर उसका इरादा नहीं डगमगाया। मैं हार नहीं मानूंगी अक्षय, बस तुम मेरा हाथ थामे रहना। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सुहाना पूरी तरह पस्त हो चुकी थी। अक्षय ने उसे अपनी गोद में उठाया और कार तक ले आया। उसने एक प्रोटीन ड्रिंक की बोतल खोलकर उसे दी। ये पियो, ये तुम्हारी मांसपेशियों को ताकत देगा। धीरे धीरे सब बदल जाएगा। सुहाना ने चुपचाप वो ड्रिंक पी लिया। अक्षय उसे घर के दरवाजे तक छोड़कर गया, पर जाते जाते उसकी नजरों में एक अजीब सा दावा था। सुहाना घर के अंदर चली गई, पर उसके कानों में अक्षय के शब्द अब भी गूंज रहे थे, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुहाना को एहसास हो चुका था कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं रह गया था। यह एक खतरनाक दीवानगी बन चुकी थी, जहां वो अक्षय के बिना अधूरी थी और अक्षय उसे अपने सांचे में ढालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 20, जहां सुहाना ने अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ अक्षय के जुनून की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पर क्या ये ट्रेनिंग उसे वाकई मजबूत बनाएगी, या अक्षय की ये दीवानगी उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और सुहाना अक्षय का ये सफ़र पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस बेल आइकन और को भी दबा दें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें और भी खूबसूरत और दिलचस्प कहानियां लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।